नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 3 महीने के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी के मद्देनजर अगर हम राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा करेंगे तो ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी, मतलब इन 5 राज्यों में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी 1 नंबर या 2 नंबर की लड़ाई नहीं लड़ रही है। मतलब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सत्ता में आने या विपक्ष में रहने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावे और जितने भी 4 राज्य हैं उन चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता की लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहले आप बात करते हैं केरल की। केरल मित्रों एक ऐसा राज्य है जहां पर कि वर्तमान में 10 वर्षों से एलडीएफ की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। पिनराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव हो या अभी 2025 के अंत में, अंतिम महीने में संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव का परिणाम हो, इन परिणामों से और माहौल से जितने भी पब्लिक ओपिनियन हो रहे हैं, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, सबको अगर आंकड़ों को अगर हम गौर से देखें तो यह बात दावे से कहा जा सकता है कि इस बार जिन 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संभावना बनती है उसमें सबसे बेहतर परिस्थिति में अगर कांग्रेस कहीं है, अपने बलबूते पर है, तो वो राज्य है केरल। केरल में भी यह बात तय है कि सरकार केवल कांग्रेस की नहीं बनेगी बल्कि सरकार बनेगी यूडीएफ की। लेकिन उसके बावजूद जो वोट शेयर का मामला है, जो सीटों की संख्या का मामला है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस सबसे बेहतर स्थिति में अगर कहीं है तो वो राज्य है केरल। लेकिन केरल में कांग्रेस पार्टी के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। कुछ चुनौती आंतरिक है, आंतरिक असंतोष का, आंतरिक गुटबाजी का। आप जानते हैं शशि थरूर का मामला क्या चल रहा है। आपको पता है कि वहां जो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता हैं केरल के विधानसभा में, ठीक है, और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के संगठन के महामंत्री हैं, उनके बीच मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी के मामले पर कह सकते हैं 36 का आंकड़ा चल रहा है। साथ ही रमेश चन्नीतला, इसके अलावा राहुल गांधी के लिए यह भी एक मुश्किल है कि वहां वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कोई नायर होगा, बीडी सतीशन होंगे, या शशि थरूर का कोई सवाल ही नहीं उठता है, या फिर कोई ईसाई चेहरा होगा। इस बात की लगातार चर्चा है कि क्या कोई ओमन चांडी, एके एंटनी के बाद कोई ईसाई चेहरा कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के रूप, उम्मीदवार के रूप में बनाएगी वहां। यह कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती यह इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार केरल के ईसाई मतदाताओं के पीछे एकदम दिल खोल के पड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ईसाई मतदाताओं का रुझान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए कि ईसाइयों को लगता है वहां कि अगर मुस्लिम लीग की एक्टिविटी को, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, पीएफआई, एसडीपीआई, ठीक है, इसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ऐसे संगठनों के प्रभाव को अगर रोकना है केरल में, तो कांग्रेस इज नॉट अ बेटर सॉल्यूशन, रादर वी शुड गो विद द भारतीय जनता पार्टी। यह केरल के क्रिश्चियंस की एक मानसिकता बनती हुई दिखती है। तो इसीलिए एक चुनौती है कांग्रेस के लिए। इस परिस्थिति में कांग्रेस क्या करती है? क्या एंटनी ओमन चांडी की तरह किसी ईसाई को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करती है? एक और चुनौती है कांग्रेस के समक्ष। एक और चुनौती यह है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अब यह दबाव बना रही है कांग्रेस पार्टी पर कि इस बार अगर यूडीएफ की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का होना चाहिए। यह भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ईसाई मतदाता कांग्रेस की तरफ जो आते हुए कुछ थोड़े बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि ईसाई इतना महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताऊं मित्रों कि केरल कांग्रेस के नेता को सोनिया गांधी, जो कि केरल कांग्रेस पार्टी अभी वामपंथी पार्टियों के साथ है, सीपीएम के साथ है, एलडीएफ के साथ है, उसे अपने तरफ लाने के लिए सोनिया गांधी खुद फोन कर रही हैं।
आप अनुमान लगा सकते हैं कि ईसाई कितने महत्वपूर्ण हैं, और उस ईसाई को भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के तरफ झुकाव रखने वाले नायर समुदाय, क्योंकि केरल की राजनीति में आपको पता है कि इजावा हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति समूह है, जो कि पारंपरिक रूप से वामपंथी पार्टियों के साथ रहती आई है। लेकिन इस चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव से और अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इजावा ग्रुप, इजावा समुदाय का स्पष्ट आप कह सकते हैं झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है। यह दूसरी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने। इस परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी के साथ रहने वाले नायर समुदाय को कांग्रेस अपने साथ जोड़े रख पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस नायर समुदाय को भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के नाम पर अपने पाले में लाने का लगातार प्रयास करती आ रही है। उसके बाद बात करते हैं पुडुचेरी का और तमिलनाडु। पुडुचेरी और तमिलनाडु की राजनीति लगभग एक जैसी है मित्रों। वहां पर कांग्रेस पार्टी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए बहुत कम है। अब सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कैसे समझ पाएगी कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस के इस बार 18 विधायक हैं मित्रों तमिलनाडु में, 18 के बदले 25 भी जीत जाएं तो कांग्रेस पार्टी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तो तमिलनाडु में डीएमके स्पष्ट कहती है कि नहीं, सत्ता में शामिल नहीं करेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के समक्ष खुला ऑफर है टी विजय का। टी विजय, फिल्म अभिनेता टी विजय का खुला ऑफर है, आ जाइए हमारे साथ, हम मिलकर शासन करेंगे, सरकार बनाएंगे। और टी विजय के साथ पीछे तमिलनाडु का युवा एकदम टी विजय का जय जयकार कर रहा है वहां। लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि अपने पारंपरिक समर्थक डीएमके के साथ ही रहना चाहती है। कई नेता कांग्रेस पार्टी में है, मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि जैसे सांसद हैं जो लगातार राहुल गांधी से इस बात की मांग कर रहे हैं कि अब डीएमके के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है। डीएमके तो लगातार कांग्रेस पार्टी को 1967 के चुनाव के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी बी टीम बनकर रही है। टाइम हैज कम नाउ, जब कांग्रेस पार्टी अपने आधार को बढ़ाने का प्रयास करे और उसमें टी विजय एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में सबको पता है कि टी विजय भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। टी विजय को भी आइदर बीजेपी या कांग्रेस पार्टी का साथ चाहिए। कोई पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में, चाहे अन्ना डीएमके हो चाहे डीएमके हो, अपने बलबूते पर चुनाव जीत जाएगी, इस बात में कहीं कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती। सबको चाहिए सहयोगी। तो यहां भी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां केरल, पुडुचेरी की तरह तमिलनाडु में भी वर्तमान भी अभी भी परिस्थिति ऐसी है जहां पर कि सरकार में कांग्रेस पार्टी आ सकती है। कांग्रेस का गठबंधन चाहे वो डीएमके के साथ हो चाहे वो टीवीके के साथ हो, दोनों गठबंधन सत्ता में आ सकती है। चूंकि डीएमके हो या टीवीके हो, टीवीके तो नई पार्टी है, डीएमके तो पुरानी पार्टी है। डीएमके के पास भी लगभग 30% वोट है और कहा यह जा रहा है कि टी विजय के भी लगभग 25 से 30% वोट मिलने की पूरी संभावना है। तो जिधर कांग्रेस रहेगी उधर एडवांटेज होगा, यह माना जा रहा है। अब इस परिस्थिति का कांग्रेस कितना फायदा उठा पाती है, आने वाले दिन में चलेगा पता। चौथा राज्य है मित्रों असम। केरल के बाद अगर किसी राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने की संभावना सबसे ज्यादा है तो वो राज्य है असम। लेकिन असम में भी कांग्रेस पार्टी यह बात तय है कि जब से गौरव गोगोई को भेजा गया है असम, तब से गौरव गोगोई पूरा प्रयास कर रहे हैं। 8 दलों का गठबंधन बना चुके हैं, रायजोड़ दल, ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं गौरव गोगोई और लगातार काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या बदरुद्दीन अजमल नामक फैक्टर से पार पा पाएगी कांग्रेस पार्टी असम में? यह बड़ा सवाल है। जैसे तमिलनाडु में
सत्ता में वापसी के लिए, चाहे वो डीएमके के साथ हो या फिर टी विजय के साथ हो। कांग्रेस के लिए चुनौती निर्णय लेना है। वैसे ही असम में भी यह फैसला करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि बदरुद्दीन अजमल के साथ या बदरुद्दीन अजमल के बगैर। बदरुद्दीन अजमल न निगला जा सकता है न उगला जा सकता है, यह हालत है कांग्रेस पार्टी की। वोट लगभग बराबर आते हैं, लगभग बराबर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सीटें बीजेपी को मिलती है। क्यों? इसलिए कि बीजेपी कि केवल हेमंत बिश्व शर्मा के एक बयान से आप समझ सकते हैं कि वोट शेयर बराबर होने के बावजूद क्यों भारतीय जनता पार्टी 60, 65, 70 तक 80 तक सीटें जीतती है बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन, वहीं कांग्रेस 30-35 के आंकड़े से नीचे आ जाती है। उसका एकमात्र कारण है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा कि हम 126 में केवल 104 सीट पे फोकस करेंगे, 22 सीट हम लड़ेंगे ही नहीं। मतलब उन 22 सीट पे हमें वोट ही नहीं मिलता है। मतलब 39% जो वोट बीजेपी को मिलता है वो मिलता है मात्र 104 विधानसभा सीटों पर। कांग्रेस का वोट मिलता है 126 विधानसभा सीटों पर। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का वोट सेंट्रलाइज्ड है। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार धुबरी लोकसभा सीट से 6 लाख 7 लाख वोट से चुनाव जीतता है। बीजेपी के उम्मीदवार 7 लाख से नहीं, 2-2 लाख से 3 सीट जीतते हैं। कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार 7 लाख से 1 सीट जीतता है। यह डिफरेंस है, अब आप समझिए। तो वोट बराबर लेकिन सीटें बीजेपी को ज्यादा मिलती है। उसके पीछे कारण यही है डेमोग्राफी। और उस डेमोग्राफी में भी बदरुद्दीन अजमल की हिस्सेदारी कांग्रेस के दावे को और कमजोर करती है। रही बात पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी और तमिलनाडु का समीकरण एक है। जो तमिलनाडु में होगा प्रायः अपवाद को छोड़कर वही फैसला मतदाताओं का पुडुचेरी में भी होता है। इसीलिए अगर मैं कहूं कि 2029 से पहले 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। ठीक है, तो सबसे बेहतर मौका अगर कांग्रेस पार्टी के लिए है तो वो 2026 में ही है। 2027 में 8 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है मित्रों। मतलब अभी जो 5 राज्य हैं उसमें 4 राज्य में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की संभावना है। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के खुद के बल पे सत्ता में आने की बात छोड़ दीजिए, अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, क्या करेगी नहीं करेगी, सत्ता में तो नहीं आ सकती अपने बलबूते पर। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस के लिए संभावना बनेगी। पंजाब बड़ी चुनौती है। मणिपुर, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश का परंपरा रहा है हर 5 साल पे सरकार बदलती है। तो उसके बाद 2028 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मेघालय 5 राज्यों में चुनाव है। तो ये जो 2026 का चुनाव है, 2029 के लोकसभा चुनाव का माहौल बनाने के लिए सबसे बेहतर साल है कांग्रेस पार्टी के लिए। यदि कांग्रेस केरल, असम और कांग्रेस का अलायंस यदि पुडुचेरी और तमिलनाडु का चुनाव जीत जाती है तो मित्रों एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में यह 2026 का 5 राज्यों का चुनाव अपना ऐतिहासिक, आप कह सकते हैं, घटना साबित होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।